ये हम उसकी सुधार अथवा उसकी नीतियों पर चर्चा करेंगे। उसके सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भू राजस्व में सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक राज्यारोहण के बाद राजस्व में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए। प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वह पहले की भांति अपने राज्य की आय व्यय का लेखा तैयार करके दिल्ली के में दीवान वजारत के पास भेजें। दीवान वजारत में प्रत्येक सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा गया। प्रांतों से आने वाले हिसाब की बारीकी से जांच की जाती थी और समय पर पूरा लगान जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती और सख्ती के साथ बकाया लगान वसूल किया जाता। इसके लिए एक अधिकारी पृथक से नियुक्त किया गया जो सुल्तान को समय समय पर रिपोर्ट देता था। कृषि की देखभाल के लिए अमीर कोही नामक एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अकाल प्राकृतिक प्रकोपों के समय किसानों को ऋण आदि वितरित करने का काम भी इसी अधिकारी को सौंपा गया। बर्नी और इब्न बतूता दोनों ने सुल्तान की राजस्व व्यवस्था के एक दोष का उल्लेख किया है और वह ठेकेदारी प्रथा अर्थात इजारेदारी प्रथा, जिसमें लगान वसूली के काम को ठेके पर दिया जाता था। जो व्यक्ति इस काम के लिए सबसे ऊंची धनराशि की बोली लगाता उसे लगान वसूली का कार्य मिल जाता, परंतु उस आदमी की माली हालत की जांच पड़ताल नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से कई बार सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ती। राजस्व सुधार के अंतर्गत ही दोआब में कर वृद्धि की गई। इतिहासकारों ने कर बढ़ाने के लिए अनेक कारण बताए गए जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। इस पहला कारण बताया उपद्रवी लोगों को दंड देना। दूसरा कारण बताया राजकोष को भरना। तीसरा सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना। अधिकांश विद्वानों ने लगान व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन का एक सामान्य कदम माना है। वस्तुतः दोआब सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था और बढ़े हुए कर को सहन कर सकता था। बाद में लागू की गई योजनाओं में स्पष्ट है कि सुल्तान का राजकोष रिक्त नहीं हुआ था। उपद्रवी लोगों को दंड देने के लिए बहुत से कारगर कदम भी उठाए जा सकते थे। इसलिए जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि अतिरिक्त आय के साधन जुटाने के लिए दोआब में कर वृद्धि की। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर कितना बढ़ाया गया। बर्नी ने लिखा है कि 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया गया, जबकि अन्य विद्वान बढ़े हुए कर के साथ मकान और चराई कर को भी लागू किया। यह लिखते हैं निजामुद्दीन के अनुसार 10 गुना वृद्धि की गई। दोआब में जो कर वृद्धि की गई वह अत्यधिक नहीं थी, परंतु यह वृद्धि परिस्थिति के अनुकूल नहीं की गई। संयोगवश जिस समय दोआब का क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण अकाल के चपेट में आया हुआ था, उसी वर्ष कर वृद्धि की गई। इससे किसानों में उदासी छाई हुई थी और बढ़े हुए करों को सख्ती के साथ वसूल किया जाने लगा तो लोगों का असंतोष भड़क उठा। कई स्थानों पर विद्रोह हो गए। सुल्तान के आदेश से अधिकारियों ने कठोरता के साथ दमन किया,
जिससे दोआब की स्थिति और बिगड़ गई। वस्तुतः सारा दोष अधिकारियों का रहा, जिसने सुल्तान को सही स्थिति की जानकारी नहीं दी, अन्यथा वह ऐसे समय में कर को बढ़ाने की आज्ञा नहीं देता और न ही सख्ती से वसूल करने की आज्ञा। क्योंकि जब उसको सही स्थिति की जानकारी मिली तो दोआब में अकाल पीड़ितों किसानों की सहायता पहुंचाने का पूरा प्रयास सुल्तान के द्वारा किया गया। किसानों को बीज, हल, बैल, ऋण वितरित किए गए। सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों को खुदवाया गया, परंतु सुल्तान के द्वारा दी गई सहायता से किसानों को विशेष राहत न मिल सकी, क्योंकि यह कदम काफ़ी देर बाद उठाया गया। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देर से किए गए थे और सहायता का प्रयोग किसानों की सुविधा पूर्ति करने के लिए किया। वास्तविकता तो यह इन करों को जब अलाउद्दीन ने पहली बार लगाया था, तब भी लोगों ने स्वेच्छा से नहीं अपितु आतंकित होकर ही अदा किए थे। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी ने इन करों को समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा लागू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह यह योजना असफल हुई। सुल्तान बदनाम हो गया, जबकि इसके लिए उसे दोषी ठहराना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्व सुधार के अंतर्गत दोआब में कर वृद्धि उसकी योजना असफल हो गई। दूसरी उसकी योजना थी राजधानी में परिवर्तन। राजधानी में परिवर्तन कर दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद अर्थात देवगिरी को राजधानी बनाने का नया प्रयोग सुल्तान ने अपने शासन के आरंभिक काल 26 से 27 में लागू किया। तारीख मुबारक शाही के लेखक ने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन करने की योजना 2 चरणों में पूरी की गई, परंतु अन्य सभी लेखकों का मानना है कि एक चरण में पूरी की गई। इसके भी अनेक कारण बताए गए। पहला, देवगिरी की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति। देवगिरी सल्तनत के केंद्र में स्थित था और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित। देवगिरी से सल्तनत से के सभी प्रांत प्रमुख नगर बराबर दूरी पर स्थित थे। 1326 में सुल्तान को यह स्थान पसंद आ गया। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से बहुत अप्रसन्न हो गया था। वे रात्रि में चोरी छुपे भवन पर गोपनीय पत्र डालते, जिससे सुल्तान की कटु भर्त्सना होती थी। अतः सुल्तान उन्हें दंड देने के लिए सोचा। तारीख मुबारक शाही के अनुसार सुल्तान दोआब की जनता को दंड देना चाहता, इसलिए राजधानी बदली गई। ब्राउन के मतानुसार मंगोल आक्रमणों से पंजाब के महत्व घट जाने से सुल्तान देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। हबीबुल्लाह के अनुसार दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता के विकास की दृष्टि से राजधानी परिवर्तित की गई। मेहंदी हसन के अनुसार सुल्तान ने राजधानी बदली नहीं अपितु 2 राजधानी बनाने का निश्चय किया, एक दिल्ली और दूसरी देवगिरी। समकालीन इतिहासकारों बर्नी इब्न बतूता के अनुसार राजधानी दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया। बर्नी लिखता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई। शहर की इमारतें, उसके महलों, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर गुलामों का एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिले। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया। उसकी एक टांग ही पहुंच पाई। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि
कि दिल्ली के समस्त नागरिकों को दौलताबाद ले जाया गया, परंतु जिन लोगों को रोजी रोटी उपयुक्त वर्गों पर निर्भर करती थी, वे लोग भी उसके साथ दौलताबाद जाने के लिए तत्पर होंगे। सुल्तान ने उन्हें विवश नहीं किया। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 700 मील लंबे सफ़र के लिए मार्ग में लोगों के आराम और सुविधा के लिए सुल्तान ने बहुत अच्छे प्रबंध किए। समूचे मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अस्थायी झोंपड़ियाँ खड़ी की गई, जिनमें लोगों को मुफ्त खाने पीने का सामान देने का प्रबंध किया गया। सामान ढोने की व्यवस्था की गई। फिर भी लोगों को इस यात्रा से अनेक कष्ट हुए। दौलताबाद में उनका मन नहीं लगा। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने उन लोगों को वापस दिल्ली लौटना चाहते थे जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार सुल्तान की दूसरी योजना भी विफल हो गई। तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का चलाना। सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई, इसके भी कई कारण बताए गए। बदायूनी फरिश्ता याह्या बिन सैर अहमद सरींदी के अनुसार राजकोष खाली हो जाना। बर्नी भी यही मानता है। दूसरा कारण अकाल और दोआब में कठोर कर नीति के परिणाम स्वरूप सल्तनत की आय में कमी हो गई। तीसरा कारण सुल्तान संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था, इसके लिए विशाल सेना की आवश्यकता थी। सेना के लिए धन की जरूरत थी। और चौथा कारण नए नए प्रयोगों की रुचि। सुल्तान के शासनकाल में भारत में चांदी की बहुत कमी आ गई होगी, जिसे विवश होकर सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाना सोचा। सुल्तान ने तांबे और पीतल दोनों के सिक्के चलाए। पीतल के सिक्के कम मात्रा में डलवाए। सुल्तान के आदेश से सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। मूल्य की दृष्टि से सोने चांदी के सिक्कों के समान माना गया। लोगों को सभी प्रकार के लेन देन एवं क्रय विक्रय में इन सिक्कों का सोने चांदी के सिक्कों की भांति प्रयोग करने को कहा। परंतु सुल्तान की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम यह निकला कि निपुण लोगों ने अपने अपने घरों में तांबे के सिक्के डालने का काम शुरू कर दिया। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक घर टकसाल बन गया। प्रांतों के निवासियों ने लाखों करोड़ों तांबे के सिक्के भर डाले। उन्हीं से ही वे राजस्व चुकाते, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, सब प्रकार की सुंदर वस्तुएं खरीदते। सभी लोगों ने सोने चांदी के सिक्कों को छिपाकर सुरक्षित रख लिया। विदेशी व्यापारियों ने दोहरी चाल खेली। भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए तांबे के सिक्के का प्रयोग करने लगे, परंतु अपना सामान बेचने के लिए सोने चांदी के सिक्कों की मांग करने लगे। इस वजह से विदेशी व्यापार शीघ्र चौपट हो गया। हर प्रकार के कारोबार में बाधाएं आने लगी। चारों ओर भयंकर अव्यवस्था फैल गई। सुल्तान इस स्थिति से घबरा गया और इस योजना का भी उसे परित्याग करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान की अन्य योजना खुरासान विजय की योजना थी। अलाउद्दीन की भांति तुगलक भी भारत की सीमाओं के बाहर विदेश को जीतने का स्वप्न देखता था। उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई। खुरासान पर अबू सईद नामक एक अयोग्य विलासी दुराचारी का शासन था। उसने अपने संरक्षक सरदार चौगान की कन्या को प्राप्त करने के लिए चौगान की हत्या कर दी, जिससे खुरासान में चारों ओर विद्रोह फैल गया। सईद ने इस क्रूरता के साथ विद्रोहियों को कुचलना शुरू कर दिया। इस अव्यवस्था पर खुरासानी अमीरों ने भागकर मोहम्मद बिन तुगलक की शरण ली। खुरासान विजय को आसान काम बतलाते हुए खुरासान विजय के लिए $3,70,000 सैनिकों की एक नई सेना गठित की गई।
सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन पेशगी के रूप में दिया गया, परंतु दूसरे ही वर्ष इस सेना को भंग कर दिया गया और खुरासान की विजय योजना को त्याग दिया गया, क्योंकि इस समय तक सुल्तान ने जो जानकारी प्राप्त की थी उससे अनुभव हो गया था कि भारत और खुरासान के बीच बर्फ से ढके मार्ग को तय करना, मार्ग के प्रदेश के शत्रु से जनता से लोहा लेकर खुरासान पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य सिद्ध होगा। इसके अलावा खुरासान की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। अबू सईद ने अपने तमाम विरोधियों का दमन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को त्यागना ही अपनी बुद्धिमत्ता समझी। नेक्स्ट और अंतिम योजना उसकी कराचल अभियान। हिमालय की तराई में स्थित कराचल अथवा कराचल का एक हिंदू राज्य भी मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह विरोधियों का आश्रय स्थल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जीतने का प्रयास किया। एक शक्तिशाली सेना के साथ सुल्तान ने इस पर आक्रमण किया। प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली, परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से उस पर्वतीय क्षेत्र में शाही सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उधर हिंदू शासक भी घबरा कर संधि वार्ता शुरू कर दी। सुल्तान ने युद्ध का खजाना लेकर वापस लौट आया। फरिश्ता के विवरण के आधार पर कुछ आधुनिक लेखकों ने कराचल अभियान को सुल्तान के चीन एवं पश्चिमी तिब्बत की विजय योजना बतलाकर उसको असफल ठहराने का प्रयास किया, जो सही नहीं। सुल्तान ने चीन को जीतने का कभी विचार नहीं किया और न ही समकालीन इतिहासकार ने उसकी चीन विजय योजना का उल्लेख। इस प्रकार हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को हमने देखा। एक एक कर उसकी 5 योजना विफल हो जाती है।